इस सदी के सबसे अच्छे विद्यार्थियों का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत अधिक जानकारी लेंगे। दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ गया है। आप लोगों के लिए गर्मी भी सहने के लिए तैयार हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो, चाहे बारिश हो, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। इस क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? देखिए 77 है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है वो अकेले नहीं होता है दोस्तों, किसी के साथ में मिल के किया जाता है। कोई भी बड़ा अपराध अकेले संभव नहीं है। इस वजह से हम याद रखेंगे, साथ साथ अपराध किए जाते हैं, इसलिए भारत की रैंकिंग 77 है। किसने जारी की है? आइए इस बात को जानते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने दुनिया के आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की है। ठीक, अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है वेनेजुएला। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो आपने एक देश सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी। जरूर सुना होगा, कभी न कभी इसको सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इसका मतलब आप करंट अफेयर्स या कह लीजिए प्रतियोगिता परीक्षा में आप बिल्कुल नए हैं। अभी तीसरे नंबर पर आया है अफगानिस्तान। थर्ड नंबर पर कौन है? थर्ड नंबर पर है अफगानिस्तान। बस पहले क्वेश्चन में ही हमें जगह कम मिलती है, बाकी तो फिर सारी जगह हमारी ही है। अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए जो है 55 नंबर पर है और यूके 65 नंबर पर है। ये बात आपने यहाँ पर देखी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। जैसा कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है प्रमुख सूचकांक, तो प्रमुख सूचकांकों की बात करते हैं। कम से कम 3-4 प्रमुख सूचकांक 2023 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं और उन्हें याद भी रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया है, ताकि मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगली जानकारी हमको देनी है आपको। तो अब आपको बताते हैं और भी कई सूचकांक। इसमें भारत की रैंक 77 है। बहुत ज़रूरी काम छोड़कर आपके लिए क्लास बना रहे हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो जापान और सिंगापुर है। जापान और सिंगापुर है। अगर भारत की बात की जाए, भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, भारत का 85वां स्थान है। भारत का 85वां स्थान है। अगर हम विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें, विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पर है डेनमार्क। और अगर भारत की इस बात करें तो भारत इस बार 126वें स्थान पर है। पिछली बार ये इसका 136 स्थान था, 136वें स्थान पर था। इस बार 10 अंकों का सुधार हुआ है। प्रयास करेंगे 10-10 अंक नहीं, 20-20, 25-25, 30-30 अंकों का सुधार हो और हम विश्व के सबसे खुशहाली देशों में गिने जाएं।
देखिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्लास को आपको पढ़ना है। बिना इस क्लास के पढ़े आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको खुद ही ये एहसास होगा कि अब हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। महत्वपूर्ण सूचना भी है, कल शनिवार है, कल दोनों बैचों के विद्यार्थी सुबह 9 बजे से टेस्ट देने के लिए आएंगे। टेस्ट बन चुका है और आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व पार्किंसंस दिवस 2023 की थीम क्या है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो वो देश है जापान। अब कैसे, देखिए यूरेनियम, अब दोस्तों बहुत सारे नियम लगाए जाते हैं पान खाने के। पान खाने के बहुत सारे नियम होते हैं और सबके नियम अलग अलग हैं। कोई खाली चूने का खाएगा, कोई खाली कत्थे का खाएगा, कोई कुछ डलवाएगा, कोई मीठा पान खाएगा, कोई तम्बाकू वाला पान खाएगा। तो नियम किसके लिए हैं? पान खाने के लिए हैं। तो उससे हम याद रखेंगे जापान। हम बात करते हैं दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि संडे को मॉर्निंग में 9 बजे से विज्ञान पढ़ाई जाएगी। साइंस की स्पेशल क्लास होगी। याद रखेंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इस रविवार सुबह 9 बजे से विज्ञान पढ़ाई जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, संडे को 9 बजे सुबह विज्ञान की स्पेशल क्लास चलाई जाएगी। सभी विद्यार्थियों का आना अति महत्वपूर्ण है और कल शनिवार को 9 बजे से ऑनलाइन टेस्ट होगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक के बारे में जानते हैं थोड़ी सी बात। समस्थानिक दोस्तों उनको कहते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कि असमान होते हैं। यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह भी याद रखेंगे। यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह U है। और अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है। देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको विज्ञान के भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवाए हैं। ये इस क्लास की ताकत है। इस क्लास का ये सबसे बड़ा जो है उद्देश्य वो यही है कि आपको एक साथ कई चीज़ों की जानकारी दी जाए। बहुत ज़रूरी काम छोड़कर आए और हमने कहा कि आपका नियम नहीं टूटना चाहिए, रिदम बना रहना चाहिए। आप लोगों को आदत पड़ गई है करंट अफेयर्स के क्लास की और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। लगातार आप लोगों का सहयोग और प्यार बना हुआ है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पार्किंसंस दिवस 2023 की थीम क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व पार्किंसंस दिवस क्या होता है। जब दोस्तों तंत्रिका तंत्र का कनेक्शन मस्तिष्क के साथ कम हो जाता है, जब तंत्रिका तंत्र का कनेक्शन मस्तिष्क से साथ कम हो जाता है तो ये पार्किंसंस जैसी बीमारी जन्म लेती है। इसमें आपने देखा होगा बुजुर्गों के हाथ कांपते रहते हैं, बुजुर्गों को न्यूरो सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, शरीर जो है हिलता रहता है, शरीर झुक जाता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप समझ गए ये एक न्यूरो सिस्टम से संबंधित बीमारी है। इसकी थीम हमें याद रखनी है। और ये कब मनाया गया? ये भी 11 अप्रैल को मनाया गया है। 11 अप्रैल को ये मनाया गया है। आज जो है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई थी कोचिंग में।
सुबह के बैच में सभी विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जाना। उन्होंने कहा था कि यदि आपके पास 2 रुपये हैं, 1 रुपये की आप रोटी खरीदिए, 1 रुपये की किताब खरीदिए। रोटी आपको जीवन देगी, लेकिन जो किताब है वो आपको जीना सिखाएगी, वो किताब आपको जीना सिखाएगी। उनका एक फेमस वक्तव्य है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इन सब बातों का हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है, जिन्होंने पूरे संविधान में बहुत ही ज़बरदस्त एक बात कही, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। कोई भी विद्यार्थी अगर जानता है अनुच्छेद 14 से 18 तक तो वो कमेंट बॉक्स में बताए कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। ठीक है, इन्होंने बताया धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाएंगे। कल 13 अप्रैल थी, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही मार्मिक वर्णन है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों को निहत्थों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। एक हंसराज नामक व्यक्ति था जिसकी मुखबिरी के कारण ये सब हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 भगत सिंह, इसको देखकर उनका हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया था। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें दिखाया कि 379 व्यक्ति मरे थे, लेकिन मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर थी। कई व्यक्तियों ने कुएं में कूद कर जान दे दी, जो कि उसी जलियांवाले बाग के बीच में था। आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, जाकर आप देख सकते हैं। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है टेक 6 फॉर पीडी, इसकी थीम है। और जेम्स पार्किंसंस की जयंती के रूप में 11 अप्रैल को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 11 अप्रैल 1997 को विश्व पार्किंसंस दिवस की स्थापना की गई। इस बात को भी याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। 4 नंबर बात करते हैं। 4 नंबर की, किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत होता है जो वहाँ की विशेषता को दर्शाता है। तो बखूबी से आप जानते हैं कि जीआई टैग का काम क्या होता है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक है। भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग दिया जाता है। ये जो है दोस्तों, कहाँ दिया गया है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के, पहली चीज़ तो समझेंगे, मध्य प्रदेश में दिया गया है। और जो डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में कई गोंड कलाकार रहते हैं, इसीलिए वहाँ की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। भारत में कुल जीआई टैगों की संख्या कितनी है? कुल जीआई टैग की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था आपको, याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि सर हम बार बार पढ़ते हैं, याद नहीं होता है, उनके लिए ये खास तौर से हमारा प्रश्न है। इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी हाल ही में कुल कितने जीआई टैग दिए गए, उनको मिलाकर भारत में कुल कितने जीआई टैग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में
कितने जीआई टैग दिए गए, कहाँ की हींग को जीआई टैग दिया गया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो आपको लोग बताते हैं सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता शहर में चलाई गई थी। अगर हम इसी के साथ आपको बताना चाहें कि सबसे पहले ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी और ये कब चलाई गई थी, 1854 में। अब बात आई है नदी के अंदर भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है, तो ये दोस्तों कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल में पानी के अंदर मेट्रो शुरू की जाएगी। पानी के अंदर मेट्रो शुरू की जाएगी। कौन सी नदी है, हुगली नदी, कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल में प्रथम मेट्रो ट्रेन वे कौन सी, पानी के अंदर शुरू की गई है। कोलकाता से हावड़ा के बीच में एक हावड़ा ब्रिज भी स्थित है, जिसमें नीचे कोई भी खंभे नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली गंगा नदी की एकमात्र वितरिका है जिसे फरक्का बैराज से मोड़ा जाता है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, वहाँ जल की प्रचुर मात्रा के लिए इस बैराज को बनाया गया है। और बेलूर मठ आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भी कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है या महारानी विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है, वो भी दोस्तों कोलकाता में स्थित है। और पूछा जाता है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में ही ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। ये सारी बातें आपको जनरल नॉलेज के तौर पे पता होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं। किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। अभी दोस्तों मई नहीं आई है, अप्रैल चल रही है, लेकिन जब ये इसकी घोषणा हो गई है तो हम आपको पढ़ा देते हैं। 28 मई को किस लिए, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा है, ये घोषणा की है कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों ये जो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, इन्हें अंडमान निकोबार की जेल में रखा गया था। और आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार है ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, दक्षिण में है स्थित है। दक्षिण में स्थित होने के कारण ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट है और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो 2 बार आता है, इसलिए वहाँ अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और उनकी जेलों में
इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद टाट देखा होगा आपने, जो टाट का बोरा होता है, उस बोरे की पोशाक बनवाकर वीडी सावरकर जी को अंग्रेज़ों ने पहनाया था, ताकि उनको धूप में उनके पसीना निकले और खूब काम कराया जाता था, और उस पसीने से उनका शरीर की जो त्वचा थी वो कट जाती थी और एक असहनीय पीड़ा होती थी। लेकिन फिर भी वीर सावरकर जी ने अपनी हार नहीं मानी। वे एक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा बलिदान दिया है। इस वजह से महाराष्ट्र की सरकार ने उनके जन्मदिन के अवसर पर ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा करी है। और अगर आपको हम बताएं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा, चूँकि करंट अफेयर्स में इनका नाम आया है, तो इनका जन्म बताते हैं आपको। इनका जन्म 1883 में नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर एकनाथ शिंदे हैं, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात आई है, आपको बताना है नासिक महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है। अभी अभी नदियों को हमने बढ़ाया है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस नदी की लंबाई कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेगी। और हमें मालूम है विकास, सिद्धांत, करण, सचिन, सोनू, ये सारे लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये निश्चित है, हमारे जो भी पुराने विद्यार्थी हैं, अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो लगातार देखते रहें। क्या होता है कि जो लोग कोचिंग छोड़ देते हैं वो फिर इस क्लास को भी नहीं देखते, ना ही उनका रिवीजन हो पाता है। पढ़ने का फ्लो दोस्तों टूट जाता है कि की गई अच्छी तैयारी पर पूरा पानी फिर जाता है। इसलिए जो लोग पुराने हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखते रहेंगे। आइए बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है। आइए इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और देखिए नोट करते रहेंगे। ऊपर इसीलिए लिखा जाता है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे, और इस तरीके से इसलिए लिखा जाता है कि आप पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखते रहें। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप, ये दोस्तों क्या है, तो ये एक वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता है। क्या है दोस्तों? वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता है, वर्ष में एक बार होती है। इसमें इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसका आयोजन हो रहा है कजाकिस्तान में। कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान में। इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने की ट्रिक बहुत अच्छी है कि वीडी सावरकर जी बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो महान थे। तो इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ और वहीं इनको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। कजाकिस्तान के अस्ताना जगह पर क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है और इन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल। और देखा जाए तो 93 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों? इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। बात करते हैं किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और ट्रांसजेंडर को ओबीसी में रखा गया है। सरकारी भर्ती में
14% आरक्षण भी दिया जाएगा, आरक्षण भी दिया जाएगा। याद रखेंगे इन सब बातों को। अब हम बात करते हैं मार्च माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया। ये अवार्ड उस इंसान को दिया जाता है जो पूरे महीने में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। इस बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया, किस महीने का, मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। बताइए आईसीसी की स्थापना कब हुई, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है और स्थापना कब हुई, आपको बताना है। इनको साकिब अल हसन को दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। चौथी बार दिया गया है ये, इनको दूसरी बार दिया गया है। तो पहली बार इनको कब दिया गया, पहली बार इनको जुलाई 2021 में दिया गया। और आईसीसी की जो स्थापना है ये 15 जून 1909 को हुई है, 15 जून 1909 को हुई है। अब जितनी भी स्थापनाएं आपको याद हैं, हमको मालूम है कि आपने कल भी लिखा था, हमने कल देखा था, सबका कमेंट बॉक्स में देखता हूँ। करण ने भी लिखा था, सचिन ने भी लिखा था, सिद्धांत ने भी लिखा था और कई सारे लोगों ने भी लिखा था। मैं कल जो है सभी का नाम लिखकर आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स सब मतलब भर के लोग करते हैं तो याद नहीं रहता है, लेकिन मैं सभी का नाम लूँगा। जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, कल की वीडियो में सभी का नाम लूँगा। जो भी आज होमवर्क करेगा पूरा, मैं सबका नाम लूँगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ, कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन देख लीजिए और लिख लीजिए। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल रिवीजन करके क्या होगे, अगर नोट नहीं करोगे तो 10 नंबर क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है। कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो आइए, कितना हारन मार लीजिए आप, हम क्लास को छोड़ने वाले नहीं हैं, ना ही विद्यार्थी छोड़ के जाने वाले हैं जब तक कि उनका सिलेक्शन हो नहीं जाता। 10 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सीधा सीधा आप आंसर लिख दीजिए। चेन्नई जो है वो 15 साल के बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, कभी भी आप ऑनलाइन वीडियो बनाइए, बहुत ही मुश्किल होगा जब आपके सामने कोई न बैठा हो, उसके बावजूद भी आपको लगातार पढ़ाना है। खास बात यह है कि ऑफलाइन बैच में इतनी मेहनत नहीं होती है क्योंकि आप सब लोग बैठे होते हैं, एक मोटिवेशन मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना ऑफलाइन क्लास की अपेक्षा बहुत ही कठिन है। तो आप लोगों को आज हम ऑनलाइन चाय भी पिलाएंगे। ऑफलाइन चाय दोस्तों ऑनलाइन क्लास में कैसे पिलाई जा सकती है, तो आप ज़रूर चाय पीजिए, अपने घर में चाय बनाकर पीजिए, थोड़ा सा ताजगी मिलेगी। कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा चाय पीनी पड़ेगी। पंखा चला नहीं सकते, नहीं तो बेमतलब की आवाज़ आएगी। और अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो बहुत जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड के साथ मिलेंगे, विथ एसी रूम के साथ फुल मॉडिफिकेशन क्लास होगी। लेकिन यकीन मानिए, जो मज़ा संघर्ष में है वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर अभी भले आपको लगता हो जो ये मज़ा है ना व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का, वो डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है आपके और हमारे मन से। और आप जो लाइक का बटन दबाते हैं उससे हमें पता चलता है कि आप इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप हमारी क्लास को पूरी क्लास देखते हैं, 200 से 250 300 तक व्यूज़ आते हैं।
लेकिन 50 विद्यार्थी उनको पूरा देखते हैं। बाकी के जो 150-200 विद्यार्थी हैं उनके किसी काम की ये क्लास नहीं होती है। उनको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पहले से ही बहुत आता है, अथाह आता है, इसलिए वो लोग इस क्लास को पूरी नहीं देखते। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे IMF। तो सबसे पहले हम IMF का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई जुलाई 944 में। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका दोस्तों मुख्यालय है वाशिंगटन DC। यही इस क्लास की विशेषता है। और वाशिंगटन DC कहाँ है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम GDP की बात करें तो GDP होता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑफलाइन क्लास में हमने बहुत सारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, कोई अगर है तो बताए। एक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। GDP दोस्तों एक साल के अंदर देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो ऑफलाइन में आकर GDP के बारे में पूछ लेंगे। GDP के बारे में बहुत आसान है जानना। जैसे भारत देश है हमारा, छोटा सा नक्शा बनाए हैं। इस देश के अंदर सीमा के भीतर, सीमा दोस्तों समुद्री सीमा भी हमारी होती है और स्थलीय सीमा तो होती ही है। समुद्री सीमा के अंदर भी अगर कोई भी उत्पादित हुई अंतिम वस्तु है तो वो GDP में जोड़ी जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इसका उत्तर बताने के बाद IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इसको लगाया है 5.9%, 5.9%। युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। युवा लेखक सम्मेलन नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। और अगर हम बात करें किसके माध्यम से आयोजित हो रहा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसको भी आप नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, नोट करेंगे। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन है। ये दोस्तों है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यही इसी टाइगर रिजर्व से पेरियार नदी भी निकलती है, जिसे केरल की गंगा का नाम दिया गया है। अभी अभी आज ही पढ़ाया था हमने कि राजस्थान की उच्च भूमि किस पठार को कहते हैं और उड़ीसा की उच्च भूमि किस पठार को कहते हैं। पठारों का वर्गीकरण चल रहा है ऑफलाइन बैच में। पठार जिसको भी पढ़ना हो मंडे को क्लास जरूर ज्वाइन करें। जिसको भी पठारों में कोई डाउट हो करके दिखाएंगे। अभी UGC नेट का रिजल्ट आया है, कई सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए
और कई सारे मित्र भी सिलेक्ट हुए, उन सभी को हार्दिक बधाई है। आप लोगों का भी नंबर जरूर आएगा। याद रखिए, एसएससी जीडी में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला एकमात्र यही कोचिंग संस्थान जो बहुत जल्दी आपको सफलता दिलाएगा। किसने रामबन में पीरा कुनफुर सुरंग का उद्घाटन किया है? आइए जान लेते हैं। ये हमारे केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री हैं। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, जिनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 924 मीटर लंबी सुरंग है जो नासरी और रामबन के बीच 2.9 किलोमीटर की भीड़ भाड़ वाले एरिया को बाईपास करके बनाई गई है। याद रखेंगे। नंबर 15 क्वेश्चन है, कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी? इनका नाम है नंदिनी दास। ऊपर भी बता देते हैं, अगर नहीं दिख रहा है नीचे ऊपर से देख लीजिए। कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है नंदिनी दास ने। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा आने वाली परीक्षाओं में। आप लोग हकीकत बताइए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी रखें, और अगर ये लाभप्रद है तो इसे अन्य भी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें। क्या पता किसी ज़रूरतमंद को ये क्लास मिल जाए। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी लगातार करते रहें। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।